बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रोज़। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। आज का हमारा मौजू है सेहत के हवाले से। मंडी बहादुर में सेहत की सहूलियात के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार साहब DHO हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं मंडी बहादुर के। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इजाज़ अहमद जजुआ साहब, साबिक़ सिटी नाज़िम हैं। सर, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो सर, पहले नाज़रीन को अपना तारफ़ करा दें कि आपकी जो है वो बतौर DHO क्या फ़राइज़ हैं, क्या ड्यूटियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे तमाम साथी जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार है। मैं यहाँ पे एज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, और साथ में पल्मोनोलॉजिस्ट भी हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ। और ये पिछले 20-25 साल से मैं चेस्ट के हवाले से, पल्मोनोलॉजी के हवाले से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। बेशुमार लोगों का मैंने इलाज भी किया है TB का, और अभी भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो हो गया आप TB के जो है वो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे मंडी बहादुर में और इलाज कर रहे हैं। तो बतौर DHO और क्या क्या आपकी जो है वो यहाँ पर। जी, एज DHO, चूँकि मैं DHO, हमारे पास अब नए सेटअप के अंदर 3 तरह के DHO होते हैं। एक होते हैं DHO HR, वो उनका काम होता है ऑफिस का काम संभालना। उसके बाद एक DHO MS जो कि मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनको संभालना होता है। और DHO जो PS है, ये बड़ी अहम पोस्ट है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने प्रोग्राम हैं, ये सारे के सारे इसके अंडर होते हैं। और इनकी सब की ज़िम्मेदारी जो है ना DHO PS ने निभानी होती है। उसमें हेपेटाइटिस भी है, TB भी है, डेंगू है, कोरोना है, पोलियो है, जितने भी प्रोग्राम हैं, वर्टिकल प्रोग्राम या हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम, उन तमाम की ज़िम्मेदारी जो है वो DHO PS ने संभालनी होती है। तो ये आपके ज़िम्मे है, ये मेरे ज़िम्मे DHO PS है। DHO PS ठीक हो गया। तो वन बाई वन नाज़रीन, हम जो है ये तमाम जो बीमारियां हैं जिन पे जो काम हो रहा है उस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो, चूँकि आजकल कोरोना की वबा का दौर है, तो हम सबसे पहले उस पे शुरू करेंगे। तो सर, कोरोना अब किस हद तक मौजूद है। कोरोना जो है ना, ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ थी कि शायद कोरोना कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब इससे बहुत सारे अमवात वाक़या हुए, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मुतासर हुए, जब वेंटिलेटर पर गए और बहुत सारे लोग जो हैं इसके हाथों घर जुड़ गए, तब ये इसको सीरियस लिया गया। और हमारे पाकिस्तान में भी ये जब पिछले साल मार्च में ये कोरोना की वबा आई है, तो उस वक्त जो है ना इसके ख़िलाफ़ हमारे पास भी बहुत सारे जो इसके हवाले से चीज़ें थी मुमकिन, वो हमारे पास कुछ भी नहीं था ऐसा। हमें भी फौरी तौर पर बड़ी स्पीड से इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़े। और उसके अलावा जो है जितना अस्पतालों के अंदर सहूलियात का फुकदान था, उनको फौरी तौर पर हमने पूरा किया। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मंडी बहादुर में कोरोना से जो है लड़ने के लिए हमारे पास अद्वियात भी मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास जो सारा सेटअप मौजूद है। अब ये उतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं रही जितनी बीमारी जो पहले थी, क्योंकि अब हमारे पास इसका तदारक करने का पूरा सिस्टम मौजूद है। जी, अच्छा सर, वैक्सीन आ गई, लोगों को लग भी गई, कितने % लोगों को मंडी बहादुर में जो है वैक्सीन लग चुकी है। जी, बड़ा अच्छा और अहम सवाल किया आपने। ये एक्चुअली जो है ना, ये एक अजीब सी बात समझी जाती है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे थे। हमारे यहाँ पे जो अफवाह होती है ना, वो तो बड़ी जल्दी अपना पकड़ लेती है, लेकिन जो हकीकत होती है उसको एक्सेप्ट करने में लोग टाइम लेते हैं। और ऐसे ही वाकई किसी ने वहाँ पे सोशल मीडिया पर कह दिया कि जी 2 साल के बाद जो जिसने वैक्सीन लगवाई है मर जाएगा, उसको तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इतने बड़े बड़े साइंसदान, पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है। रिसर्च करने के बाद उन्होंने साबित किया कि इसकी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ताकि वैक्सीन जब लग जाएगी तो इससे बहुत सारा जो है सीरियस जो कम्प्लिकेशन है वो नहीं आएंगी। तो ये क्या वजह है, लोग जो है वो क्यों नहीं बात तस्लीम क्यों नहीं करते हैं। एक्चुअली वही जो मैं पहले अर्ज़ किया है कि लोग जो ना अफवाह पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, हकीकत जो है उसकी तरफ बहुत कम जाते हैं। आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर या हमारे मंडी बहादुर के अंदर अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे लोगों को पकड़ के जो है ना वैक्सीन लगा रहे हैं। इस वक्त भी जो है हमने टारगेट हमारा जो है यहाँ पे जो हमें गवर्नमेंट ने दिया था, हम उससे
2-3 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा 20,000 डेली हम लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं। हालांकि हमें टारगेट जो है ना वो 7,500 है, लेकिन हम उससे जो है ज़्यादा काम करें वो का डी सी साहब की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि हमारे डी सी साहब जो है ना बहुत एक्टिव हैं। CO साहब और डी सी साहब इतने एक्टिव हैं कि जब ये हमने वैक्सीन स्टार्ट की तो उसमें जब अंदाज़ा लगाया कि अगर इस रफ्तार से हम चलते रहे तो ये तो 2 साल भी नहीं है ख़त्म होने। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या NCOC जो है उन्होंने हमें टारगेट दिया, तो उस टारगेट को DC साहब ने और CO साहब ने उसको 3 गुना ज़्यादा रखा, ताकि हम उसको उससे पहले मुकम्मल कर लें कि मतलब जो उसका शेड्यूल था। अब पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है कि जैसे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप हैं या अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे लोगों ने वैक्सीन करवा भी ली है। वहाँ पे तो जैसे शुरू हुई हर बंदा जा के लगवा रहा था। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा था। सर, कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे अफराद जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती है? अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो वैक्सीन है हर किस्म की वैक्सीन मौजूद है। इस वक्त 6 किस्म की वैक्सीन मौजूद है, और वो जो वैक्सीन है अब हर किस्म की बीमारी के लोगों को लग सकती है। लोग कहते हैं जी शुगर वाले को नहीं लगती, दिल का मर्ज जिसको है उसको नहीं लगती, फालज है उसको नहीं लगती, आप क्या कहेंगे? जी मेरे नाज़रीन, ये सुन लें, समझ लें, इसको पल्ले बांध लें। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वैक्सीन मौजूद, ऐसी मौजूद है जो कि किसी किस्म की बीमारी हो उसमें लगाई जा सकती है। इवन अगर हामला औरत है तो उसको भी लगाने के लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। जी नाज़रीन, ये नोट कर लें, डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि किसी किस्म की बीमारी है, चाहे जो ख़वातीन हैं वो प्रेग्नेंट हैं, उनको भी वैक्सीन जो है वो लग सकती है, और ऐसी वैक्सीन जो है मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या कोई फुकदान नहीं था हुकूमत की तरफ से? थोड़े से जो है इसको ज़्यादा जो नहीं फैलाया गया, लोग जो हैं वो अभी भी उसमें मुब्तला हैं, निकल नहीं सके कि गैर यकीनी की सूरत हाल में? एक्चुअली ना हम लोग तो अवेयरनेस कर रहे हैं, मुसलसल अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी लेडी वर्करें जो हैं, हम मस्जिदों में ऐलान करवा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। जितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे साथ खड़े हैं, और वो तमाम डिपार्टमेंट्स इस बात को लेकर चल रहे हैं कि वैक्सीन, खुदारा वैक्सीन लगवाएं। हम इस वक्त वैक्सीन लगाने के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स हमारे साथ खड़े हैं। हम उनकी मदद से अब हर बंदे को डोर टू डोर जाके वैक्सीन लगा रहे हैं। पहले हमने ये CBC सेंटर कायम किए थे, वो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, वो क्या था, फिक्स सेंटर थे। हम वहाँ पे इंतज़ार करते थे लोग आएँ, लेकिन हमने देखा वहाँ पे लोग शुरू में तो आए, बाद में आना छोड़ गए। अब जो है हमने बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज कर दी है कि अब हम डोर टू डोर घर घर जाके लगा रहे हैं। खुदा के लिए लगवाएं सही। अच्छा सर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को छोटा मोटा बुखार हो जाए, या अभी तक जो हमने वैक्सीन की है, मंडी की बात हम करें तो हमारे सामने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। कोई सीरियस ऐसा साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया कि जिससे किसी की मौत वाक़या हो गई हो, या कोई उसकी कोई वो अपाहज हो गया हो, पैरालिसिस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने वैक्सीन लगवाई तो सोशल मीडिया पे अपलोड की तो नीचे लोगों ने लिखा 2 साल रह गए। अच्छा सर, इसके फ़वाइद क्या है? इसके जी फ़ायदे ये हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोरोना का जो है हमें समझ लेना चाहिए पहले कि है क्या चीज़। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, एक होता है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडीज़। एंटीजन हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि वो फॉरेन बॉडी, वो चीज़ जो बॉडी के अंदर जाए, बाहर से जाए, फ़ज़ा में से, हवा में से, वो जब बॉडी के अंदर जाती है उसे हम कहते हैं एंटीजन। अब अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ये ताकत पैदा की है, एक ख़ास चीज़ पैदा की हुई है कि बॉडी रिएक्ट करती है उसको, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसको किल करती हैं एंटीजन को, और ये एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा। तो बेसिकली वैक्सीन जो है ना, इसको समझिए वैक्सीन की किस्में होती हैं, लेकिन वैक्सीन बेज़रर होती है। वैक्सीन का सबसे बड़ा जो चीज़ है ना वो ये होता है साइड इफ़ेक्ट। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। ये जो है यूजली मतलब ये है कि ये इसका क्या होता है कि ये सिर्फ एंटीबॉडी तो पैदा करती है, लेकिन जो है ना बीमारी पैदा नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, बैरून मुल्क जो जाने वाले हैं उनके लिए मसला बना हुआ है कि जिन्होंने ये लगा ली वो लगनी चाहिए थी, अब ये और लगाएं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इसमें ना 2-3 बातें बड़ी समझने वाली हैं। वो ये है कि जैसे चाइना की वैक्सीन जो है ना हमारे ज़्यादातर शुरू में वही आई थी हमारे पास, साइनोफार्म और साइनोवैक, और उसके बाद पाकवैक आ गई, फिर एस्ट्राजेनेका आ गई, अब मॉडर्ना भी हमारे पास मौजूद है। अब तो हमारे पास सारी रेंज मौजूद है, हर तरह की वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। लेकिन शुरू में जब आई वैक्सीन, चूँकि उतनी ज़्यादा बनी नहीं, हमें जो मिलती थी हम लगा देते थे। उसके बाद ये हुआ कि ये फिर हर मुल्क की एक स्ट्रैटेजी होती है
जैसे चाइना ने जो वैक्सीन हमने सबको लगाई, चाइना की वैक्सीन उसको मानी गई। बाद में कुछ कंट्रीज़ ने कहा नहीं जी हम तो ये वैक्सीन नहीं मान रही, हम तो ये मानते हैं। लेकिन अब वो सब लोग एक बात पर मुतफिक हो रहे हैं। अब बहुत सी चीज़ों ने मान ली हैं, जैसे साइनोफार्म पहले नहीं मानी जाती था, मानी गई। अब इवन कनाडा के अंदर जो नई तहकीक आई है उन्होंने कहा कि ये तो सबसे अच्छी वैक्सीन यही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मार्केटें खुली होती हैं, 6 दिन खुली रहती है, 1 दिन बंद होती है, तो 6 दिन क्या कोरोना नहीं होता, उस 1 दिन जो है वो क्या इसकी मतलब है, ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी समझा दें। जी अब देखें ना, ये बहुत सारी चेंज आ गई है। शुरू में ऐसा होता था कि वो SOPs, ये चूँकि नई बीमारी थी, नया वायरस था, उससे क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं थी। इसमें डेली SOP चेंज होते थे। अब पहले कहते थे जी जो ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर पता चला नहीं भी ये भी काम करना चाहिए। ऐसे मेडिसिन का मतलब भी यही आया कि जब हम शुरू में दवाइयाँ बनी तो ये दवाई ठीक है, इसने कहा जी एंटीमलेरिया ठीक है, लोगों ने मलेरिया की दवाइयाँ लेकर रख ली। शुरू में नेवाक्विन के मतलब कि एसोचिन जो है लोगों ने मार्केट शॉर्ट कर दी, बल्कि ये मिल नहीं रही थी हमें, बल्कि अस्पतालों के लिए जब लेने गए तो पता चला हर बंदे ने वहाँ पे 2-3 पैक उठा के अपने घर में रखे हुए हैं। सर वो मैं आपसे जो है फ़ायदा उठाते हुए ये जो छुट्टी होती है इस बारे में राय लेना चाहता था, क्या ये आप ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए? पहले भी जो है मार्केट क्रैश हो चुकी है, कोई सूरत हाल नहीं है मार्केट। देखिए हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदा वैक्सीनेट हो जाए। अब देखें बाहर के मुल्कों में चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं, मार्केटें खुल गई हैं, सिनेमाज खुलने की कोशिश हो रही है, बाकी भी देखें ये इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स बंद थी अब खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100% वैक्सीनेशन कर ली है। हमारे पास वैक्सीनेशन अभी तक 100% नहीं हुई। अगर मुल्क की सूरत हाल देखें तो बहुत ही मखदूश है। हम जो मंडी की बात करते हैं, हमने चूँकि यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, हम इस वक्त 65% अवाम को वैक्सीनेट कर चुके हैं आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक। सिर्फ 35% जो रह गई है। अच्छा सर, चूँकि हमारा मुल्क पाकिस्तान कुछ ऐसा है कि लोग क्योंकि मानते नहीं बात, तो जब सख्ती हुकूमत की तरफ से बढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि लोगों से मिल मिला के कोई पैसे वगैरह या सिफारिश के लिए क्या किया कि अपना रिकॉर्ड में नाम डलवा लिया, वैक्सीन नहीं लगवाई। इसका क्या हाल और तोड़ होगा? ये एक सवाल आपने जो मुझे किया है, इसमें बेसिकली ये है लेकिन वैक्सीन का ये होता है कि जब वैक्सीन आती है ना, उसका ID कार्ड नंबर जब वो कंप्यूटर में खोलते हैं तो उसकी वैक्सीन उसके अगेंस्ट लगाई जाती है, तब वो एंटर हो जाती है। अब इसमें भी ये भी हो सकता है कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्सीन मार्केट में तो फ़रोख्त हो नहीं सकती। एक तो ये ना कि बंदा जी ये वैक्सीन गिलास है तो गिलास जो है ना मैं एक बंदे को नहीं लगाऊंगा, साइड पे कर लूँगा तो बाहर बिक जाएगा। वैक्सीन तो बिक नहीं सकती। जर्नलिस्ट हूँ और मैं इसी जो है वो माशरे में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, तो इसका रोकथाम जो है वो किस तरह मुमकिन? जी उसका आप हमें बताएं कि अगर किसी जगह पे ऐसा वाक़या पेश आया तो हम उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे। एक्चुअली ऐसी तरीका कार नहीं कि बंदे ने जो है वो कागज़ तो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन आप उस बंदे को चेक कर लें, कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि इसको लगी हुई है कि नहीं लगी। हाँ देखें उसके लिए ना एंटीबॉडी टेस्ट ही होगा। देखें एक वो जो है अगर हम करना चाहें, लेकिन वो तो बाद की बात है, वो बंदा जिसको जो वैक्सीन नहीं लगी उसने क्यों नहीं लगवाई। देखें ना बेसिक वही शौर की बात है। एक बंदा सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर आता है, वो कहता है मुझे वैक्सीन ना लगाए, वो सर्टिफिकेट देते हैं। हालांकि बहुत से लोग शुरू में ऐसे थे, लेकिन अब ये काफ़ी सारी चीज़ ख़त्म हो गई है। शुरू में ऐसा था कि लोग ये चाहते थे जनाब सर्टिफिकेट होना चाहिए, पता नहीं ये 2 साल मर जाना है, कम से कम वैक्सीन जो है ना हो जाना चाहिए। वो भी क्यों लोगों को सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ी, जब उन्हें पता चला कि बाहर जाने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ रही है, जब उन्हें कहा मार्केटों में जाने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ रही है, जब उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट के अंदर आपने जाना है तो दरवाजे पर उन्होंने कहना है जी आप जो है दिखाएं। जब भी हुकूमत कोई ऐसा मंसूबा चाहे टीवी का कोई भी लॉन्च करती है तो उसे लोगों को समझाना, दिमाग में बिठाना एक बड़ा मुश्किल हमारे मुल्क में काम नहीं है। जी एग्जैक्टली भी आप कहते हैं, क्योंकि बेसिकली अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस ये होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट इतनी जल्दी करते नहीं हैं। इसलिए क्यों कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन जो है अगर अच्छी हो तो सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, और जब एजुकेशन का फुकदान हो जाए तो फिर मसला होता है। हमारे यहाँ पे मुल्क का ये भी एक है बहुत बड़ा अलमिया कि यहाँ पे बहुत सारी आबादी हमारी एजुकेटेड नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि वो जो उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आते हैं तो उसमें पता चलता है कि कई लाख लोग बच्चे जो हैं स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाते। कई बच्चे हैं 5वीं से भाग जाते हैं, कोई 3री से निकल जाते हैं। अभी भी हमारे देखें भट्ठे चल रहे हैं, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं। फिर चाइल्ड लेबर बेशुमार जगहों पर काम हो रहा होता है। वो क्या होता है उसका कि चाइल्ड लेबर के अंदर बच्चे जो हैं जब वहाँ पर जाएंगे तो पढ़ाई कौन करेगा। जब वो तालीम ही नहीं आएगी तो ये शऊर कैसे आएगा। तो तालीम पहले ज़रूरी है, फिर हेल्थ ज़रूरी है। तालीम होगी तो हेल्थ खुद ब खुद आ जाएगी। अब ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये तो प्रॉब्लम है। क्या मेरे ज़िम्मे है प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन का मतलब है रोकना
कि अब जैसे सिंपल हम मिसाल देते हैं डेंगू की। अब डेंगू हम पानी ना खड़ा होने दें तो मच्छर कैसे पैदा होगा? तो डेंगू में समझाया जाता है पानी नहीं खड़ा होने देना भाई, लेकिन उसके लिए क्या है, वो इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अब हम सब लोग जब तक इज्तिमाई तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे और अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, हम कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको थोड़ा सा वक्फा दूंगा, इजाज़त में जंजुआ साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सीनियर नाज़िम हैं, तो बहुत अहम शख्सियत है मंडी मॉर्निंग की। इनसे भी कोरोना वैक्सीन के बारे में एक पैगाम लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे कि लोगों को मैसेज दें कि लगवा लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ 94 का और मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब का कि आपने हमेशा अवामी मसाइल पर प्रोग्राम किए, अवाम तक आगाही के लिए कोशिशें करते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी होती है अवाम की नुमाइंदगी की। देखिए, गुजारिश ये है कि ज़िला मंडी बहुत दिन जानता है कि जब पहली दफ़ा कोविड-19 हुआ, उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO ने और हमने सब ने मिल के बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी दी और बहुत ज़्यादा इक़दामात भी किए, क्योंकि उस वक़्त कोरोना एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, बल्कि मैं तो इसको कहूँगा कि एक अज़ाब था, अज़ाब की शक्ल अख्तियार कर गई थी। चले बहरहाल, वो तो एक ऐसा इशू है जिसमें अवाम हमेशा से पैदा होते आए हैं। अब गुजारिश ये है कि इफ्तिखार साहब ने सरकारी तौर पे जो मूवमेंट थी वो नाज़रीन तक पहुँचाई, लेकिन मैं अवामी जो राय है वो भी हुकूमत तक पहुँचाना मैं समझता हूँ मेरा हक़ बनता है। गुजारिश है कि हुकूमत भी हमेशा अपने मफादात या चंद लोगों के मफादात की खातिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। जब ये कोरोना पूरी दुनिया में फैला, हलाकतें हुई, लेकिन आज तक अवामी सतह पर इसके बारे में कोई ऑथेंटिक असूल, कोई ऑथेंटिक चीज़ आवाम तक नहीं पहुंचाएगी, ना अवेयरनेस दी गई। सिर्फ इतना कहा गया कि जी कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, बच जाओ बच जाओ बच जाओ बच। ना कोई ज़ाहिरी अलामत, ना कोई उसका टेस्ट। बाद में हुआ क्या कि फीवर को उसका टेस्ट करार दे दिया गया कि जी इस बंदे को इतने डिग्री तक बुखार है तो जी ये कोरोना में है। अब मज़ीद उसको आगे लेके चले तो ये टेस्ट आ गए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि वबा से जब कौम निकली तो ये लाजम करार दिया गया कि जी वैक्सीन जो है वो लगाई जाए। अब देखिए, एक दुनिया का असूल होता है कि दवाई किसी भी बीमारी की होती है, क्योंकि जो उस कवर्ड में गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें पेश की गई कि जी जब अजाब आता है, वबा आती है, ये नबियों के वक़्त में आया, यूँ हुआ वहाँ हुआ, लेकिन वो सारे के सारे नज़रियात बग़ैर बुनियाद के अवाम तक पहुँचाए गए। उसमें जो लोग अवेयरनेस देने वाले थे शायद उनके पास इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि जो कौम जिस लेवल की होती है वो उसी लेवल की बात को समझती है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये अपनी लैंग्वेज के हिसाब से तो बात करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगी। जो मेरी तरह अनपढ़ लोग हैं, जाहिल हैं, उनको समझाने के लिए कम से कम ऐसा बंदा को होगा जो मेरे दिमाग में ये बात डाल सके कि ये मसला ऐसे है, इसको ऐसे हमने हल करना है। इसमें गवर्नमेंट का फेलियर नज़र आया। अब जो वैक्सीन है गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि जी हर बंदा वैक्सीन लगवाएगा। इस पे मेरा ज़ाती भी ऑब्जेक्शन है, जैसे अवाम का है मेरा ज़ाती भी है कि भाई क्यों लगवाएगा, उसकी वजह क्या है। मुझे आज तक कहीं से ये जवाब नहीं मिला कि क्यों लगवाएगा। चले मुझे एक बीमारी है, उसका तो इलाज आप करेंगे, आप मुझे उसके दवाई देंगे, वैक्सीन करेंगे, लेकिन मुझे जब ऑथेंटिक जवाब नहीं मिलेगा तो मेरे जहन में खदशात तो पैदा होगा। क्योंकि इससे पहले जो पोलियो मुहिम चलाई जाती है महकमा सेहत को इस्तेमाल करके, उसके कई ऐसी चीज़ें सामने आईं कि लोगों की जासूसी की गई, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उस हमले को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, जिसकी कई रिपोर्ट्स, जिसमें मैं समझता हूँ वो उसामा बिन लादेन वाला वाक़या जो था पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, वो मेरा ख्याल शकील या क्या नाम था उसका, डॉक्टर शकील। ये तमाम की तमाम वो चीज़ें थी जो अवहाम पैदा करती हैं कि जी क्या हमें
उन लोगों को जो हमारे मुल्क के या हमारी कौम के ख़िलाफ़ हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्री उन तक तो नहीं पहुंचाई जा रही। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में हुकूमत वक़्त को, हुकूमत पाकिस्तान को, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। अब एक जो सबसे अहम बात हो रही है कि जी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती या एक ऑर्डर के तहत वैक्सीनेशन करवा रही है। लॉजिक क्या है कि पाकिस्तानी कौम को हमने महफूज करना है, मौत से बचाना है, कोरोना से बचाना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये तो एक ऐसी मौत है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका वजूद हमें नज़र ही नहीं आता। जबकि पाकिस्तान में मनशियात की जो मौत है वो सरेआम है। हर सड़क पे, हर गली में मनशियात फरोश हैं और मनशियात पीने वाले हैं, उनको जहाज़ कह लें, बिल्कुल मौत के दाने पर हैं। क्या हुकूमत को वो नज़र नहीं आते? क्या उनकी ज़िंदगी बचाना फ़र्ज़ नहीं? जिनको मरज़ लाहिक है उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कोई इक़दाम नहीं किए जाते तो अवाम ये समझ पर तो मजबूर हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जी नान साहब, थोड़ा सा मौका दीजिए, दोबारा आपको मौका देंगे। तो चूँकि डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी हमारे प्रोग्राम के डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार साहब, DHO हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, टीबी के स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे थोड़ा टीबी के बारे में भी जानना चाहूँगा कि टीबी के मतलब सारा आप क्या कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया टीबी को अभी आप इस मौजू में लाने का। एक्चुअली टीबी जो है ना एक बहुत बड़ा मूजी मर्ज़ है। ये इस वक्त दुनिया में हर तीसरे मर्द जो फ़र्द है उसके अंदर इसके जरासीम आ चुके हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है हमने पिछले 20 साल से इतनी मेहनत की है। पहले 1 लाख की आबादी में 272 पेशेंट थे टीबी के। एक अब वो हमने इतनी कोशिशों के बावजूद हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अब 263 पर आ गए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है 9 पेशेंट हम कम कर पाए हैं। अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और ये मूजी मर्ज़ क्यों है? क्योंकि ये फ़ौरन जो है दूसरा फैल जाता है। और अगर एक मरीज़ का इलाज हम 1 साल तक नहीं करते तो वो 10 से 15 नए मरीज़ पैदा कर देता है। इसलिए सबसे मूजी मर्ज़ यही है। फिर ये क्या करता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर ये टीबी का मर्ज़ जा रहा है। उससे क्या है कि इकॉनमी और कम हो रही है, जो है घर की इकॉनमी कम हो जाती है, मुल्क की इकॉनमी कम हो जाती है कि जब यंग जनरेशन उसका शिकार हो जाती है। फिर जब ये टीबी का जो है मरीज़ जब बाहर फिरता है, माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब देखें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, पता चल जाए इसको टीबी हो गई, उसको काम से निकाल देते हैं। बजाय इसके उसके साथ हमदर्दी की जाए, उसका वजीफ़ा बढ़ा दी जाए, खुराक के लिए बजट बढ़ा दी जाए, उसको नौकरी निकाल देते हैं। भाई ये तो अब छूत का मरीज़ आ गया है, इसको निकाल दो बाहर। अच्छा सर, अलामात क्या है, किस तरह पता लगेगा कि इस बंदे को टीबी हो चुकी है? एक्चुअली टीबी के लिए जो है ना 2 हफ्ते का लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर किसी भी मरीज़ को, किसी भी शख्स को अगर 2 हफ्ते तक खांसी ठीक ना हो या 2 हफ्ते तक उसका बुखार ठीक ना हो तो हमें फ़ौरन उस पर शक करना चाहिए कि कहीं इसको टीबी का मर्ज़ ना हो गया हो। 2 हफ्ते तक खांसी ठीक ना हो, 2 हफ्ते तक बुखार ठीक ना हो, फ़ौरन वो इसको ज़हन में लाना चाहिए कि टीबी हो सकती है इसको, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा टीबी है, इसलिए 2 हफ्ते का लफ्ज़ हम कहते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और भी होती हैं कि इसका बुखार हल्का होता है, हल्का हल्का बुखार होना, और यूजली पिछले टाइम होता है शाम के वक्त, रात को ठंडे पसीने आते हैं, भूख नहीं लगती, ठीक है, और उससे वज़न कम होना शुरू होता है। ये उन बीमारियों में शामिल होती है जिसमें इंसान का जो वज़न है बड़ी स्पीड से कम होता है, वज़न भी कम होता है, वज़न भी कम होता है, ठंडे पसीने आते हैं, पिछले टाइम जो है शाम हल्का को बुखार होता है। तो फिर क्या करना चाहिए उस मरीज़ को? जब ऐसा हो तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ना डॉट स्ट्रेटजी हमारे पूरे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है कि अब पहले होता था कि इसका इलाज मुमकिन इसलिए नहीं होता था कि मरीज़ को दवाई दे देते थे, वो लेके जाता था, कभी खाता था कभी नहीं खाता था, तो क्या होता था कि बीमारी ख़त्म होती ही नहीं थी। 2-2 साल 3-3 साल वो दवाई खाता रहता था। लेकिन अब 94 में एक नई स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में आई, वो थी डॉट स्ट्रेटजी। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स, कि उसमें ये होता है कि ये दवाई ऐसे नहीं दी जाती मरीज़ को, वो किसी की ज़ेरे निगरानी खिलाई जाती है। और यूजली इसके लिए हमारी जो लेडी वर्कर हैं जो है वो इसमें हमारा बहुत साथ देती हैं कि हम लेडी वर्कर को दवाई देते हैं, वो भी मरीज़ को अपनी निगरानी में डेली दवाई खिलाती है। इससे कंप्लाइंस बेहतर होता है, मरीज़ जो है दवाई रेगुलर खाता है और वो ठीक हो जाता है। इसका कोई टेस्ट किया जाता है जब पता लग जाए ये अलामात हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है हमारे पास, हम उसका बलगम चेक करवाते हैं। इसके टेस्ट और दुनिया फ्री हैं।
हमारे पास फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, अद्वियात भी फ्री हैं। मंडी बहुद्दीन कौन सी जगह पे आप बैठते हैं, कौन सी जगह पे वो इसका सेंटर मौजूद है? इसमें जो हमारे जो पूरे मंडी बहुद्दीन में इस वक्त DHQ और दोनों THQ और इसके अलावा 9 RIC, ये यहाँ पे टीबी का इलाज बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोग्राम है PPM जो है ये पब्लिक प्राइवेट मिक्स, ये हमें जो है ये मर्सी कोर एक बहुत बड़ी NGO है, उसके तवज्जो से जो है ग्लोबल फंड वाले उनको जो है अद्वियात और लॉजिस्टिक्स वगैरह देते हैं। तो वो उनकी वजह तवज्जो से हम इस काबिल हुए हैं कि जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, हमने वो भी इस वक्त हमारे साथ 45 डॉक्टर्स पूरे मंडी बहुद्दीन में काम कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद भी हूँ, कि हम उस प्रोग्राम के तहत मरीजों का अद्वियात और टेस्ट फ्री करवा रहे हैं। और इसमें फिर एक मशीन भी उन्होंने हमें दी है, उसका नाम है जीन एक्सपर्ट। ये बड़ी अहम मशीन है, ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये की मशीन है और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ मेरे क्लिनिक पे, मेरे हॉस्पिटल में लगी हुई है। तो वहाँ पे हम ये इसका टेस्ट बिल्कुल फ्री करते हैं। आपका प्राइवेट वो क्लिनिक आवाम को बता देना ताकि वो जी हाँ, वो बिल्कुल DHQ जो सिविल हॉस्पिटल है मंडी बहुद्दीन में, उसके बिल्कुल सामने सुलेमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये जो पुराने वाला है कि ये पुराना जो है उसके बिल्कुल सामने वो है हॉस्पिटल। तो मैं वहीं पे शाम को बैठता हूँ 4 बजे के बाद। तो वहाँ पे कोई मरीज हो आ जाए, टेस्ट फ्री है, बिल्कुल हर चीज़ फ्री है। सर जब उसकी फ़ीस भी नहीं है, मतलब फ़ीस भी फ्री नहीं है, उसके टेस्ट भी फ्री हैं, अद्वियात भी फ्री हैं। और जो है उसके अलावा भी हम हेल्प करते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ जो उसको ज़रूरत हो, तो हमारे साथ कुछ मुखिया हज़रात भी काम कर रहे होते हैं, हम उसमें भी उनसे कोई ना कोई उनको लॉजिस्टिकली कोई चीज़ ऐसे ले देते हैं जब फूड है। काम हो रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जब तकरीबन आज से तकरीबन 15-16 ईयर पहले आपकी बच्चा मैंने की थी, तो उसमें आपने बताया था कि जब एक बंदा दवाई शुरू कर लेता है उसने 9 माह दवाई खानी होती है, ऐसा ही है? अब भी इसी तरह ही है? अब ऐसा नहीं है, ये वही मैंने कहा ना, अब दवाई अद्वियात इतनी अच्छी हो गई है, तहकीक इतनी अच्छी हो गई है कि ये कोर्स पहले 2 साल से कम होकर साल पे आया, फिर 9 महीने पे आया। 9 महीने जो है ना, ये तो बड़ा बहुत अरसे तक चलता रहा है। लेकिन अब हमारे पास इतनी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं कि तहकीक से साबित हुआ कि 6 महीने से ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। 6 माह के बाद मरीज़ 100% ठीक हो जाता है, 100%। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने उस वक्त ये बात बताई थी कि अगर मरीज़ जो है एक दिन की दवाई मिस करता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है पहले से। यस, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये जो है अद्वियात रेगुलर हम ज़ेर निगरानी दवाई खिलाते भी इसलिए हैं कि मरीज़ डिफ़ॉल्ट ना करे, दवाई में नागा ना पड़ा ले। क्योंकि जब कोई मरीज़ दवाई में नागा डालता है तो उसके मरीज़ के जरासीम जो होते हैं वो मज़ाहम हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हम कहते हैं MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का केस आता है सामने, उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। और उस पर इस वक्त जो खर्चा आ रहा है 15 लाख का आ रहा है। ये 15 लाख का खर्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तवज्जो से, ग्लोबल फंड के तवज्जो से हम इस काबिल हैं कि इलाज उसका फ्री कर रहे हैं। लेकिन उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, उसकी दवाइयाँ महंगी भी होती हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, टीवी में काफ़ी बात होगी, इसके अलावा आप जो है कौन से उस पर काम कर रहे हैं? इसके अलावा हम हेपेटाइटिस पर काम कर रहे हैं। हेपेटाइटिस एक बहुत ही अहम जो है वो मसला है। हेपेटाइटिस का आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। जी, हेपेटाइटिस जो है ना, ये भी बड़ी अहम बीमारी है। बेसिकली पहले हम देखेंगे कि ये फैलती कैसे है, क्योंकि एक्चुअली हेपेटाइटिस पहले नेगलेक्टेड थी। अब वज़ीर-ए-आज़म जो है उनका प्रोग्राम आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 2030 10 साल का डेकेड उन्होंने रखा है कि 2030 तक इसको ज़ीरो करना है, ताकि कोई भी हेपेटाइटिस का मरीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्रैश प्रोग्राम जो हमने दिया है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। अभी जो है हमारे जो है मंडी बहुद्दीन में 3 सेंटर काम कर रहे हैं। कौन से थोड़ा सा बता दीजिए। पब्लिक सेक्टर में, हाँ पब्लिक सेक्टर में, और एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर में DHQ में इसका इलाज अद्वियात फ्री हैं। THQ हमारे दोनों फालिया, THQ फालिया और THQ मलकवाल, वहाँ पे भी इलाज और इसकी अद्वियात जो हैं और तशख़ीस फ्री है। और एक प्राइवेट सेक्टर अभी हमारे पास जो काम कर रहा है वो हमारा अपना हॉस्पिटल है, सुलेमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे भी इसकी अद्वियात और इलाज बिल्कुल फ्री है। वहाँ हमारे पास डॉक्टर जुनैद साहब हैं, उनको हमने इसका इंचार्ज बनाया हुआ है। वो इस प्रोग्राम को जो है ना चला रहे हैं और बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी ने अगर टेस्ट करवाना है तो ये जो आपके सरकारी अस्पताल हैं उनमें से टेस्ट भी फ्री हो जाएगा और इलाज अदवायात भी फ्री आ जाएंगी। उसके अलावा वो प्राइवेट कराना चाहता है वो भी आपके पास प्राइवेट कौन सा आपने बताया? सुलेमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। सुलेमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हाँ, यहाँ पे भी आ जाएँ। डॉक्टर जुनैद साहब बहुत अच्छे, उनको मिले हैं, आके वो इनके टेस्ट भी फ्री करवाएंगे, उनका इलाज भी फ्री करेंगे। ठीक है, अद्वियात बिल्कुल फ्री हैं। जी सर। ये हेपेटाइटिस का टेस्ट कौन सा? PCR? PCR, हाँ
इसके लिए बेसिकली जो है बेसलाइन तो पीसीआर ही है, जहाँ पे हम इसको करते हैं कि ये ना वायरस बेसिकली पीसीआर के अंदर भी ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है टेस्ट कि वो हम देखते ये हैं। एक ये होता है कि वायरस गया, अब वायरस में क्या होता है, बहुत दफ़ा ये जो हकीम हजरात हैं या ये वो साहबान जो नाम नहाद हैं इसका इलाज कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट करवाया, वो जो रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होता है उस पर पॉजिटिव आ गया। अब जब पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने कहा बोलो जी आपको तो हेपेटाइटिस हो गया। एक्चुअली होता ये है कि देखना ये होता है कि वो वायरस ज़िंदा भी है कि नहीं। फिर इसीलिए रियल टाइम जो पीसीआर है वो हम करवाते हैं, उसके अंदर क्या आता है वो वायरस डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब ज़िंदा होगा डिटेक्ट हो जाएगा, फिर हम उसका वायरस लोड करवाते हैं कि अगर ज़िंदा तो है लेकिन है कितना, बहुत ज़्यादा नहीं फैल गया। फिर उसके बाद अगली जो है कम्प्लिकेशन देखते हैं, उस कम्प्लिकेशन में उसका जिगर सुगड़ तो नहीं गया, डैमेज तो नहीं हो गया, क्या उसका इलाज मुमकिन है या वो उस स्टेज से आगे चला गया है, अगर या उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो नहीं हो गया, क्योंकि इसी कम्प्लिकेशन में कैंसर है कि जिगर का कैंसर हो जाता है। इलाज सर कितने इसका दुरानिया का है हेपेटाइटिस का? हेपेटाइटिस के लिए जो है ना ये भी 3 से 6 महीने का इलाज से गिना जाता है कि वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी के ऊपर कि मरीज़ जो है किस कंडीशन में है। तो उसके लिए जो ना ये पहले तो इंजेक्शन लगाए जाते थे, अब औरल आ गई गोलियाँ, मतलब खाने वाली गोलियाँ आ गई हैं, और वो एक डब्बा जो है 12,000 रुपये का तकरीबन वो कास्ट आता है जो हम फ्री दे रहे हैं। अच्छा, इलाज करवाने के बाद जो है तो क्या मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मरीज़ 100% 100% ठीक हो जाता है, वो ऐसे ही हो जाता है जैसे हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो देसी कुलिए टोटके कि ए फलाना काम कर लो, फटकरी खोल के फलानी चीज़ है मजबूत बना के पी लो, तो जाके टेस्ट करा लो, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारी नाम नहाद और बिल्कुल बेसलेस चीज़ें हैं। वही है बात पहले बात आती है कि एजुकेशन होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। जब तालीम आपको यही चीज़ सिखाती है। जो आप ये फ्री इलाज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा तरीका है कि हेपेटाइटिस ख़त्म हो? नहीं, इसके अलावा कोई ऐसा इलाज नहीं है, कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हेपेटाइटिस ख़त्म हो जाए। जी नाज़िर साहब, यहाँ पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है। असल में होता क्या है कि ज़्यादातर लोग बैरून ममालिक जाने के लिए उनको सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। ये जेलसाज जो हैं या नाम नहाद कह लें, शायद इनके पास कोई फार्मूला हो भी कि वक्ती तौर पे उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि लोगों को ये झांसा दे के ना कि जी हम हेपेटाइटिस का इलाज कर रहे हैं, आपका नेगेटिव आएगा। वो मिले होते हैं लेबॉर्ट्री वालों के साथ, उनको पैसे देते हैं और उनका रिज़ल्ट पास करवा लेते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि उन्होंने एक अपना वो जाल फैला रखा है पैसे कमाने का। जब 1 या 2 मरीज़ों के वो मेडिकल ओके करवा देते हैं, वो बाहर चले जाते हैं ना, तो फिर एक लाइन लग जाती है उनके पास। वो लाखों करोड़ों रुपया उनसे कमा लेते हैं कि जी आप 20,000 रुपया दें, आपका इलाज हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाएगी। अब उसमें वो 10,000 या जितने भी आगे 5,000 दे के उनकी वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो तो क्लियर कराते हैं, लेकिन अगर उनमें वायरस होता है तो उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ये एक ऐसा टोटका है जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि लोगों को धोखा दे के पैसे बनाए जाते हैं। बेसिकली तौर पे मैं इस बात पे डॉक्टर साहब से 100% मुतफिक हूँ कि उसका प्रॉपर इलाज ही होना चाहिए। मर्ज़ का इलाज होता है, धोखे का या किसी वो क्या कहते हैं मुफाद का तो इलाज हो नहीं सकता। वो वक्ती तौर पे को बहाना करके लोगों से ये सिलसिला तो कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली वाकई इनके बाद दुरुस्त है कि उनका प्रॉपर इलाज हो, जो वायरस है उसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक इलाज हो और उस वायरस का ख़ात्मा किया जाए ताकि मरीज़ की जान को जो ख़तरात लाक हैं उनका ख़ात्मा किया जा सके। अब इस सिलसिले में जो पहले बात हो रही थी, डॉक्टर इफ्तिखार साहब अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बौदीन के लिए मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ, अब सामने तो खुशामद हो जाएगी कि एक नायाब तोहफ़ा हैं। ये तकरीबन 2003 या 4 में मंडी बौदीन तशरीफ़ लाए थे। उस वक़्त हमारे NGO हुकूक़ इंसानी सोसाइटी ने भी इनके साथ भरपूर तावन किया। यकीन कीजिए नाज़रीन, इन डॉक्टर साहब को मैंने इस मंडी बौदीन की सड़कों पे, इन गलियों में, इन मोहल्लों में पैदल चल के लोगों को अवेयरनेस देते हुए ख़ुद देखा है, सेमिनार करवाए। ख़ास तौर पे इनका प्रोजेक्ट था टीबी का। मंडी बौदीन में इनसे पहले टीबी का डॉक्टर भी कोई नहीं था, मरीज़ को मरी को कहीं कहीं इलाज करवाता था। आपको शायद याद होगा कि इसी सिविल अस्पताल के
जो अपना शुमाल वाली साइड है, इस पे स्पेशली तौर पे एक टीबी के लिए हिस्सा मखसूस किया गया था, जिसके ये इंचार्ज भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमात मंडी बौदीन के लिए बहुत ज़्यादा हैं, खसूसन टीबी के हवाले से। लेकिन असल कुछ हालात मंडी बौदीन के ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इनकी मजबूरियां आ जाती हैं, कुछ जो हमारे मरीज़ हैं उनके पास वही बात कि तलीम का ना होना, जहलियत कह लें, या इत्माद का फुकदान। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बात की है कि प्रॉपर तरीके से हम अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, उसमें हुकूमती खामियां होती हैं। कुछ हुकूमती तौर पे भी एक चीज़ें सामने आती हैं, खबर में रिपोर्ट्स में 10% हकीकत होती है, लेकिन होती है कि अब देखें इस कोरोना के प्रोजेक्ट में 4-5 शख्सियात के नाम बड़े ओपन हुए जिन्होंने अरबों रुपया कोरोना के नाम पे कमा लिया। किसी के पास सैनिटाइज़र के ठेके हैं, किसी के पास मास्क के ठेके हैं, अद्वियात। नाजरीन आप देख सकते हैं कि कोरोना से पहले जो 100 रुपये की दवाई थी, आज वो 800 रुपये की दवाई मिल रही है। ये लोग इस कौम को गुमराह भी करते हैं और इनकी जेबों पे डाका भी डालते हैं। इस वजह से ये सर वो वजूहात हैं जिस वजह से अवाम एतमाद नहीं करती। कोई एक अच्छी चीज़ भी अगर उन तक पहुंच रही होती है तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे साथ कोई धोखा किया जा रहा है, हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, इसमें कोई ना कोई मफाद है इन लोगों का। और हकीकत बात है मलक साहब, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा मजाक किया गया। जैसे आप देखें जो अभी हुकूमत आई है, इनकी सबका जो हिस्ट्री है, तकरीरें हैं, प्रोग्राम हैं, कंटेनर हैं, सारा कुछ देख लें। ये आई थी मार्द वजूद में कि पाकिस्तान में हमने करप्शन का ख़ात्मा करना है। पूरी पाकिस्तानी कौम जिनके सामने 2 ही हुक्मरान थे, नवाज शरीफ और जरदारी, उन पर करप्शन का लेबल लगाया गया, उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज आप देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो करप्शन की शरह है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसमें अवाम का तो कसूर कोई नहीं है। अवाम ने अगर एतमाद सरकारी इदारों पर नहीं करना वो तो बेकसूर है, क्योंकि जो उनको झांसे दिए गए हैं, जितना उनके साथ जुल्म सितम किया गया है, खा आप उनका आज फ़ायदा भी कर रहे हैं तो वो ये समझेंगे कि शायद हमारी जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं। एक जगह पे मैंने एक बात सुनी थी जो मैं दोबारा मौका देता हूं, थोड़ा सा एक बड़ी अहम बात थी, 1 मिनट मुझे मौका देना, आपको बड़ी जल्दी होती है कई दफ़ा। मैं एक अहम पैगाम देने लगा था, इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाने जा रहा था कि मैंने एक जगह पे ये बात सुनी थी कि जो कोरोना वैक्सीन है इसके सिलसिले में इंतज़ामिया जो है ये पैसे वसूल कर रही है। ये देखो ज़बान ज़द आम एक बात है, बल्कि आपने मुझे रोक के वो बात जो मैं ओरिजिनल वाक़या बताना चाह रहा था वो मुझे भूल गया। वो ये चीज़ें हैं, हाँ चीज़ें जो डिस्प्यूट पैदा करती हैं। डॉक्टर साहब, कितने % लोग जो हैं हमारे जो इसमें हेपेटाइटिस का शिकार हैं? हेपेटाइटिस का जो है ना, ये बेसिकली बड़ी स्पीड से बीमारी बढ़ी है। 2018 में से और 2020 में जो डेटस आया है, इस वक्त हमारी जो 9% आबादी जो है ना उसको ये हेपेटाइटिस हो चुका हुआ है। 9% आबादी, 9%। वजूहात क्या है? बेसिकली इसकी जो वजूहात है ना, जो एड्स फैलने की वजूहात हैं वही हेपेटाइटिस बी और सी की हैं वजूहात फैलने की। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारे जो ड्रग यूज़र हैं, जो नशा करने वाले हैं, वो एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें एंटी क्वैकरी बहुत बड़ी चीज़ लानत है। एंटी क्वैकरी भी हम उसके खिलाफ भी बहुत सारा एक्शन ले रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा इसके बाद। कि वो क्या करते हैं, क्वैक्स बैठे हैं, वो इतना नहीं करते कि सिरिंज नहीं यूज़ करें, वही सिरिंज इनको भी लगा दी, उनको भी लगा दी, वो हेपेटाइटिस का फैलाव का बायस बन रहे हैं। फिर उसके बाद ये ब्यूटिशियन जो है हजाम और ये जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही कैंची आपको भी इस्तेमाल हो रही है, वही दूसरा जो एक दूसरे को इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये जो हमारे कान छेदने वाले हैं उसी सुई से वही कर रहे हैं। दंदान साज हैं, जो दंदान साज जो आम बैठे हुए हैं, वो करते हैं कि वो ये कि उनके पास नीडल है, आपके दांत में वही लगा देनी है, मेरे दांत में वही लगा देनी है। तो ये इसके बहुत बड़े सोर्सेज हैं। फिर इसके बाद जो ब्लड है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए उसकी स्क्रीनिंग होती है। वो 5 बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। जब भी मतलब ब्लड लगाना होता है, ये बड़ी ज़रूरी होता है, लेकिन वो स्क्रीनिंग सही तरह होती नहीं। ब्लड लिया और लगा दिया। फिर एक और फैक्टर होता है कि ब्लड जो लिया जाता है, अक्सर औक़ात नशेई लोग भेज देते हैं ब्लड को बगैर स्क्रीन करके, उसको लगा दिया जाता है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिनसे ये हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैला है।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन से उस पे आप बीमारी पे या कौन से उस पे बात काम कर रहे हैं? हम डेंगू पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। उस पे डेंगू पे क्या काम कर रहे हैं? डेंगू जो है ये भी 2010 में वो बात जो ना एक हमारे मुल्क पाकिस्तान में आ गई। पहले ये पाकिस्तान में नहीं थी, फिर एकदम आ गया। इसके वायरस है कि अब वो जो मच्छर एडिस एजिप्टाई इसका ख़ास मच्छर होता है और फीमेल मच्छर होता है, ये ब्लड पीता है। बेसिकली होता क्या है कि ये फिर वही बात है, प्रिवेंटेबल डिसीज़ें सारी की सारी प्रिवेंटेबल हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब होता है हम इससे बच सकते हैं सिर्फ अवेयरनेस के साथ, और हर बंदा अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे कि मैंने जो एहतियाती तदाबीर में तैयार करनी है। अब उसके लिए क्या है, वो जो मच्छर है ये वायरस उसके अंदर होता है, वो मच्छर जो है तकरीबन 200 से 300 अंडे देती है एक दफ़ा। उसको अंडों को जो है बच्चे बनाने के लिए उसको अंडों को जो है उसकी अपनी परवरिश के लिए और अपनी जो है उसके लिए ब्लड चाहिए होता है। वो ब्लड पीती है मादा मच्छर जो है। अब जब वो ब्लड पीती है तो उसके बाद ये जो वायरस वाले जो अंडे हैं, जब वो उनमें से उसको पानी भी थोड़ा चाहिए होता है। पानी अगर एक चुटकी भी पानी मिल जाए तो अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। और ये जो लार्वा होता है ये बेसिकली जो इसका लार्वा उससे इसने बना होता है मच्छर अडल्ट। मौसम इसका कौन सा जो है वो होता है? इसका सबसे आइडियल मौसम ये चल रहा है, बरसात का मौसम आजकल का मौसम है। तो क्या एहतियाती तदाबीर ये हैं, क्योंकि इस मौसम के अलावा सारा साल ही हो सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये देख कितनी सिंपल चीज़ें हैं कि आप घर में कोई टूटी हुई जूती या कोई ऐसा शापर या बोतल छाता पड़ी हुई है, बारिश आई उससे पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये साफ़ पानी का मच्छर है। बेसिकली ये जो गंदे छप्पड़ वाला पानी है ना, जोहड़ वाला, उसमें ये पैदा नहीं होता, उसमें दूसरी किस्में पैदा होती हैं। वैसे तो मच्छरों की 36,000 किस्में हैं, लेकिन उसमें जो है आप कहेंगे कि घरों में सफाई रखें, जिस जगह भी रहने हैं सफाई रखें, पानी जो है वो ना ठहरने दें। बिल्कुल। तो इसका और मज़ीद हल क्या है? 3 दिन तक पानी ठहर जाए तो उसमें मच्छर पैदा होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप डेली पानी चेंज कर देते हैं कोई मसला नहीं है। अब इसमें क्या होता है, बहुत दफ़ा वॉशरूम के अंदर पानी जो खड़ा है वहाँ बाल्टी में पानी है, आप हो सकता है कहीं चले जाएँ, 15 दिन में वापस आए तो मछली पैदा होने हैं। बेसिकली ये है कि पानी खड़ा ना होने दें, उसको ढाँप के रखें ताकि कोई अंडे उसमें मच्छर दे ही ना। अच्छा, इस डॉक्टर साहब हिफाजती तदाबीर के अलावा कोई वैक्सीन वगैरह इसकी डेंगू? हाँ जी, अब डेंगू के लिए जो है ना सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका भी वही है कि वायरस है, इससे बचाव ही हम करना है तो इसे बचना है। अदरवाइज़ अब इसकी भी किस्में होती हैं। मच्छर जब काटता है, जब डेंगू हो जाता है तो हेमरेजिक फीवर इसका सबसे जो है ना ख़तरनाक चीज़ होती है। उसमें नाक के मुँह से खून आना शुरू हो जाता है। जब वो कंडीशन आ जाए तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये बॉडी में प्लेटलेट्स कम करता है। ये जो वायरस जब जाता है बॉडी में, तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये खून को जमने में मदद देते हैं। यहाँ पे कट लग गया, आप देखें थोड़ी देर के बाद अब उसे प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, वो खून जम जाता है। और ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जब ये प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं तो क्या होता है, ये खून पर जमता ही नहीं है, ब्लीडिंग होती है और डेथ हो जाती है। बेसिकली वही होता है कि हमें घर में क्या करना चाहिए। हमारी टीमें जा रही होती घरों में, हमारे घरों में तावन भी नहीं कर रहे होते। हमारी टीमें इस वक्त 518 काम टीमें जो है इंडोर घरों में काम कर जाती हैं। दो जो लेडी वर्कर की हैं, डेली उन्होंने 20 से 30 घर चेक करने होते हैं और घरों के अंदर जाके उन्होंने फ्रिज की ट्रे चेक करनी होती है। फ्रिज होती है, उसको खोल के देखें तो नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना नीचे खड़ा हो जाता है। टूटियाँ देखनी होती हैं, टूटियाँ लीक तो नहीं कर रही। कूलर जो है, एयर कूलर, वो कहीं उसके अंदर पानी तो नहीं है। AC वगैरह जो है उसका देखें पानी कहाँ गिर रहा है, पानी वहाँ पे इकट्ठा तो नहीं हो रहा। ये वो चीज़ें जो छत के ऊपर चले जाएँ। अब छत पर आप देखें बहुत दफ़ा कई महीने बंदा छत पर नहीं जाता। वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है वहाँ पे कोई टूटी हुई जूती हो, कोई शॉपर हो, या वहाँ पे ऐसा जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ मच्छर पैदा हो गया। तो ये जब मच्छर में ये मच्छर पैदा हो जाता है तो फिर इंतहाई ख़तरनाक है। इस वक्त हमारे पास ये हमने जो अब 1 जनवरी से लेकर अब तक 7 लार्वे निकल चुके हैं पॉजिटिव। अब तक हमारे पास 7 लार्वे पॉजिटिव मुख्तलिफ जगहों से निकले हैं। फिर हम इसके लिए करते क्या हैं, ये इसके भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब आपको याद होगा जब शुरू में बीमारी आई ना तो स्प्रे शुरू हो गया। वो शहबाज शरीफ का दौर था तो 15 अरब रुपये का स्प्रे कर दिया। वो जब श्रीलंकन को बाहर वाले लोगों को पता चला, उनको ये क्या पागलपन दिखा रहे हो, ये आप इधर स्प्रे करते हैं मच्छर उधर भाग जाता है, आप उधर जाते हैं मच्छर इधर आ जाता है। ये स्प्रे तो उसका इलाज ही नहीं है, उससे मार नहीं जाता। उसका इलाज तो पैदा ना होने दें। स्प्रे करने वालों ने कितनी करप्शन की कि धुआं सिर्फ छोड़ दिया। उसका अलग मच्छर पैदा ना होने दें। आप छप्पड़ ख़त्म करें, पानी ख़त्म करें, पानी का इकट्ठा होना ख़त्म करें।
और हर बंदा अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। अब देखें, अब दुकान ही घर के सामने, बारिश हो जाए तो अगर गली में पानी खड़ा हो गया ना, पता कहता है मैंने करना नहीं, साथ वाले करे। हम खुद करना चाहते नहीं, कहते हैं हमारा काम ही दूसरा करे। अगर डेंगू हो जाता है किसी को, फिर जो है वो क्या? हाँ जी, अब इसके लिए जो है ना हमारे पास जो है डेंगू वार्ड हमने कायम किए हुए हैं। इस वक्त हमारे THQ के अंदर बेड मखसूस हैं, एक वार्ड पूरा मखसूस है, THQ मखसूस है। हमारे जो BIU हैं, RSC, वहाँ पर अपने स्पेशल के लिए नेट वाले बेड लगा के रखे हुए हैं और उनके अंदर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उनको वहीं रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? हम एंटी क्वैकरी आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है। एंटी क्वैकरी जो है ना, वो उस पर हम काम करें। एंटी क्वैकरी में अब 3-4 चीज़ें आती हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो ये मतलब डॉक्टर हैं नहीं, किसी डॉक्टर के पास चंद महीने काम कर लिया और इंसानी जानों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और ये बेशुमार हैं यहाँ पे। अब ये अताई, जिनको हम अताई कहते हैं, अब अताई की भी किस्में हैं। अब इसमें माजरत के साथ हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मेडिकल स्टोर के ऊपर भी ये इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं कि वो मेडिकल स्टोर के आड़ में लोगों के जानवर टीके लगा रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, और बंदा मर जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। कोई रिएक्शन हो जाए, कोई मसला बन जाए या उसके रेजिस्टेंस आ जाए। अब देखें, एक अताई है, उसको पता ही नहीं है कि बीमारी कौन सी है। मरीज़ ने कहा जी मुझे दर्द हो रही है या मुझे जी नज़ला जुकाम हुआ है, उसने इंजेक्शन ठोक दिए। अब दो चीज़ें हो, एक तो हेपेटाइटिस अगर है तो वो फैल सकता है। फिर ये सिरिंजें रीयूज़ भी हो रही होती हैं बहुत दफ़ा। ये जो अताई होते हैं, इनके पास रीयूज़ सिरिंजें भी उनके पास जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं, वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो होते हैं उससे बहुत सारी कम्युनिकेशन है। यूज़ की जाती हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? होते हैं पहले जो जानवरों को लगने वाले। ओ यस, हाँ। अब वो आपने कहा बिल्कुल, उसमें क्या है, वो सस्ती पड़ती है। बेसिकली वो जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसके अंदर होती है, तो वो जो वायल होती है वो 25-30 रुपये की आ जाती है, 50 बंदों को लगा देते हैं। 1 रुपये की वायल इंजेक्शन पड़ा, वो बेसिकली वो भी इंसानों को लगाई जा रही होती हैं। हम इनको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसमें जो हमारे ये जो नए जज साहब आए हैं ना ज़िले के, राजा परवेज़ साहब, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। वो पहले, इससे पहले चन्नौर में और एक और ज़िले में जाके आए हैं, तो वहाँ पे उनका टॉपिक, हॉट टॉपिक यही था एंटी क्वैकरी। और यहाँ पे भी आते ही उन्होंने, मुझे याद है कि मुझे और CO साहब को बुलवाया। आते ही उन्होंने कहा जी ये लिस्ट पकड़ें। उन्होंने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। उन्होंने जो स्पेशल एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए लिस्टें तैयार करवाईं ताइयों की, 3-4 चीज़ों की। एक वो लेबॉर्ट्रियाँ जहाँ पे नाम नहार लेबॉर्ट्रियाँ जो गलत काम कर रही हैं, और जो रिपोर्टें चली गई। सर उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, लेबॉर्ट्रियाँ खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वही है ना जो मतलब किसी के पास काम थोड़ा सा सीख लिया और वहाँ पे आके अपनी लेबॉर्ट्री खोल के बैठ गए। और लेबॉर्ट्री के अंदर देखें ना, वही रिपोर्ट, अब हमारे यहाँ पे अवेयरनेस उतनी है नहीं। रिपोर्ट देखने के बल्कि कई दफ़ा होता है कि एक मरीज़ अगर जाएगा ना दवाई लेने के लिए, वैसे ही उसे कहेगा स्टोर वाले को जी दवाई भी दूसरी दे रहे हो। एक्चुअली क्या, अभी मुझे दवाई कोई दे दें ताकि मुझे आराम आ जाए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अच्छा सर, ये जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं, इन पर भी जो है वो डिस्पेंसर नहीं होते, वो थोड़े थोड़े पढ़े लिखे लड़के रख लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और वही सारा कुछ ज़्यादा मेडिकल स्टोर चला रहे होते हैं। जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। वैसे बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। अब इसी वजह से हमने जो है ना, ये हमारे पास जो हमारी केमिस्ट सोसाइटी मंडी पौधे की है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। उसमें जो है ना, वो एक तो समझदार भी बहुत हैं और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। जब भी कभी इस तरह का इशू हुआ है, हमने उनको हाईलाइट किया तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। ये मैं इनका जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनको इसके लिए मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस तौर से कि जब कभी भी कोई भी ऐसा काम हुआ है तो हम लोग को बुलाया और उनको बताया ना कि ये बातें हैं, इनको ठीक करना है, तो हमारे शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने उसको हमें सपोर्ट किया है। अच्छा सर, दूसरा जो डिस्पेंसर है हमारे, उन्होंने जगह जगह दुकानें बनाई हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये भी वही ताई हैं, क्योंकि किसी बंदे को भी डॉक्टर के अलावा अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के अलावा कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और डॉक्टर का लफ्ज़ भी ऐसे ही होता है कि आप देखें, अब बहुत सारे लोग जनाब नाम के साथ डॉक्टर लिख लेते हैं। डॉक्टर सिर्फ MBA में जिसने किया हुआ सिर्फ वही लिख सकता है। होम्योपैथिक भी जो है ना, वो डॉक्टर नहीं लिख सकता। उसने जब नाम के साथ होम्योपैथिक पूरा जितना वो सब फॉन्ट है ना, जितना लिखा हुआ नाम लिखा हुआ है, उतना ही मोटा होम्योपैथिक लिखना पड़ेगा, फिर आगे डॉक्टर लिख के वो अपना नाम लिखेगा। उसको भी अलाउड नहीं है सिंपल डॉक्टर लिखना। ऐसे ही बहुत दफ़ा फिजियोथेरापिस्ट जो हैं उन्होंने भी अपना नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, ये भी गलत है, वो भी लिख सकते। अच्छा सर, वो जगह जगह पे हमारे मोहल्लों में, गांव में ये दुकानें तो खुली हैं, तो फिर उनके बारे में क्या करेंगे? और दूसरा जो हकीम बैठे हुए हैं सर, 2500 रुपये की फक्की की पूरी देते हैं। एक्चुअली बात अगर ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ कि हम इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत दफ़ा इनका नेटवर्क बड़ा मजबूत होता है। आप यकीन कीजिए, मैं अपनी बात बताता हूँ कि एक दफ़ा मंडी बहुत बाहर कादराबाद का नाम सुना होगा आपने, मुझे वहाँ पे 2-3 की कंप्लेंट ऐसे मिली
तो मैं 3 दफ़ा वहाँ पे जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर होना, मुझे कोई भी दुकान जो है ना वो खुली नहीं मिलती थी। वो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो फिर मैंने ना वो आप लोगों के सर शिगिर्द होते हैं। सरकारी गाड़ी खड़ी जी बिल्कुल, मैंने फिर एक दफ़ा सरकारी गाड़ी के बगैर गया हूँ, प्राइवेट गाड़ी में गया हूँ, तो मैंने पकड़ लिया एक बंदे को, उसको पकड़ के वो सील किया। सील करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी यार ये आज मैंने आपको पकड़ लिया है। उसने सर वो जो जहाँ से आप एंटर होता है ना, वो जो कोने में सबसे पहली दुकान शुरू होती है ना, जैसे सरकारी गाड़ी कोई भी आप नहीं कोई भी आए तो फौरी तौर पर हमें SMS कहा जाता है ब्लैक, हम सारे बंद करके बैठ जाते हैं। नाज़र साहब यहाँ पे आपकी राय जो है वो गुजारिश है, मैं अर्ज करता हूँ ना सर। अब सर इनका भी नजरिया सुनिएगा। मैं अर्ज करता हूँ सर, ये आप माशाल्लाह बड़ी मीठी मीठी और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, लोग आपको सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में आपका पैगाम जा रहा है। लेकिन मुझे एक ना बचपन का वाक़या याद आ रहा था सर। शार कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रहेगा। अच्छा, बहरहाल ये सेहत का मसला है, इसमें 5 मिनट ऊपर भी कर लीजिए। एक ना हकीम हैदर माछी होते थे हमारे घर में, उनके पास 2 सिरप होते थे, एक सुरख रंग का और एक सफ़ेद रंग का। हर बंदे को जो भी मर्द होता था, क्योंकि जो सफ़ेद रंग का था जो मैदे की बीमारियां थी उनके लिए इस्तेमाल होता था, जो सुरख रंग का होता था वो खांसी ज़ुकाम वगैरह के लिए था। उस वक़्त बंदे वो ठीक भी हो जाते थे। आज सर एक बात है ना, ये डॉक्टर साहब ने बातें की बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये मंडी बहुदीन या पाकिस्तान के लिए शायद ना होंगी, ये फ्रांस के लिए, इटली के लिए, बहरीन के लिए तो हो सकती हैं। वजह यह है कि हमने देखना है कि पाकिस्तानी कौम जो मरीज़ है उसके पास वसाइल कितने हैं। आप देखें, मैंने 2-3 प्रोग्राम भी किए थे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन पे बैन लगना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के तमाम मरीज़ों को अद्वियात फ्री फराम करे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे एक 500 रुपया कमाने वाला आदमी वो किस तरह MBBS को अफोर्ड कर सकता है? इसका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। उनको अताई कह के उन पे छापे मार के सारा कुछ कर दिया जाता है। अब जिसके पास सिर्फ 50 रुपए हैं दवाई के, वो अब अपनी दवाई लेगा या अस्पताल पहुंचने के लिए रिक्शे का किराया देगा, फिर अस्पताल में भी उसको कोई दवाई नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब चेक करके उसको लिख देंगे जी फलां स्टोर पे आपने जाना है। अब जो फलां स्टोर है उस पर क्या होगा, उससे कमीशन डॉक्टर साहब को जाएगी। अब देखिए, जब तक हेल्थ के ऑफिसर और अवाम एक पॉलिसी पे नहीं आ जाते, एक ही नज़रिया हमारा बन चुका है कि हमने पैसा कैसे कमाना है। एक डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे भतीजे जिनको आपने हेपाटाइटिस का इंचार्ज बनाया हुआ है, अभी ये डॉक्टर बने हैं, ये भी बात मानते हैं कि वो 20 लाख रुपया खर्च करके एक डॉक्टर बनता है। अब वो क्या करेगा, उसने लोगों से पैसा कमाना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सहूलियात कैसे पैदा कर सकता हूँ, मैंने बंगला बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। अब वो क्या करेगा, तरीका का जो सरेआम सामने आता है कि वो टेस्ट लिख के देगा। यकीन मानिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 99% डॉक्टर को पता होता है कि मैं इसको ये दवाई अगर ये गोली दे दूँ ना तो ये बंदा ठीक हो सकता है। लेकिन आप डॉक्टर साहबान उसके 10 टेस्ट लिखते हैं, उसको 2500 रुपये की दवाई भी आप लिख के देते हैं। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है कि उसमें आपका कमीशन डॉक्टर का कितना आ रहा है। अगर आप उसको 50 रुपये की दवाई लिख के देते हैं तो 5 रुपये आपको मिलेंगे, अगर 2500 के लिख के देते हैं तो 250 रुपये डॉक्टर को मिलेगा। ये है वो माफिया जिसने लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि डॉक्टरों से, गवर्नमेंट से, वो क्या कहते हैं, ये अस्पतालों से अवाम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। मैं यही गुजारिश करूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ के इस सिलसिले में कोई काम करें, क्योंकि ना डॉक्टर का काम लूटना है, ना मरीज़ का काम धोखा देना है। दोनों जब मिल के अजर और जीर कोई भी फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। जी आपको जल्दी से आपका रह गया जिस पे आप काम कर रहे हैं बात ना हुई। उसके अलावा भी हमारा जो है इस वक्त काम जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है। इसमें NCD है, NCD के अंदर हमारी 3 बीमारियाँ हैं, जिसमें अस्थमा है, दमा, उसका COPD और ये शुगर जो है और ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन, इन पर भी काम हमारा हो रहा है। इसके लिए भी हमारे जो अस्पतालों के अंदर फ्री अद्वियात, इसके टेस्ट वगैरह सारा फ्री हो रहे हैं। ये हमारे सरकारी जो है ना 3 जगह पे। ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा डिटेल से बता दें, क्योंकि ये जो है वो आम सी बीमारी है, हर बंदे दूसरे को शुगर है। कितने % लोगों को शुगर है? ये इसका एग्जैक्ट फिगर तो मैं इस वक्त नहीं बता पाऊँगा कि शुगर का जो है ना जो प्रोजेक्ट जो है ये हमारे शुगर पे आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए भी हमारा वहाँ पर NCD कहते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके लिए हमने डेस्क बनाया हुआ है, क्लिनिक, फिल्टर क्लिनिक इसे कहते हैं।
ये हमारे DHQ पर और दोनों THQ पर बने हुए हैं। जो भी पेशेंट को बाहर से आता है सबसे पहले इसी क्लिनिक पर जाता है। इन्होंने उसको बेसलाइन टेस्ट करके देखना होता है कि शुगर या ब्लड प्रेशर है तो नहीं, अगर होगा तो इसको फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके लिए हमारी बुकलेट है, हम बाकायदा उसको बुकलेट दे देते हैं कि जब वो हर दफ़ा फॉलो पर आएगा तो उसको उस पर एंट्री होती जाएगी कि लास्ट टाइम उसकी शुगर ये थी, उसको शुगर की दवाई भी फ्री मिलेगी, इंसुलिन हमारे पास मौजूद है, हम दे रहे हैं लोगों को। ऐसे ही ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो हम फ्री दे रहे हैं। तो वो फिर वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग होती है और बाकायदा रिकॉर्ड बनता है जो कि हमारा हेड ऑफिस जो है वहाँ पे जा रहा होता है। मंथली हम मीटिंग भी करते हैं, इनसे डाटा रिकॉर्ड ले रहे होते हैं ताकि कितने लोग हमारे मंडी बहुदिन के जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, कितने शुगर का शिकार हैं और उनको अद्वियात की रसाई उन तक मुमकिन है कि नहीं, वो सारे हम काम कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, महकमा सेहत की बहुत अहम शख्सियत है हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार साहब। अब जो है मैं अपने प्रोग्राम का सबसे अहम सवाल जो है वो उनसे करने जा रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। नाज़रीन साहब की मुख्तर राय लेंगे उस पर। सर, ये जो हमारा पुराना DHQ है, यहाँ पे THQ बन नहीं जाना चाहिए? जिस तरह मलकवाल में THQ है, फालिया में THQ है, DHQ तो बन गया पूरे ज़िले के लिए, यहाँ पे जो बिल्डिंग भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, एमरजेंसी भी बहाल, और THQ नहीं बनना चाहिए? नहीं, आपकी बात बहुत अहम है। एक्चुअली ना इसके बारे में अगर वो मैं स्ट्रेटजिक वाइज बात करना चाहूँगा तो ये था कि ये सिर्फ 70 बेडेड हॉस्पिटल था, 70 बेडेड था। अब इसकी बजाय वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 300 बेडेड का हॉस्पिटल नया बनाया गया है, वहाँ पे तमाम शोबा जात हैं। फिर यहाँ पे जो है ना गायनी का कोई ऐसा मेन शोबा नहीं था कि जहाँ पर सिर्फ गायनी के पेशेंट को ही डील किया जा सके। इसलिए जब वो उस वक्त ये मनसूबा बनाया ना गवर्नमेंट ने, तो जब सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे सूरत अगर शहर के अंदर आवाम को सिर्फ गायनी के वाले से डिलीवरी के पेशेंट को मूवमेंट करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनका ये आइडिया था कि उन्होंने कहा कि अगर इसको सिर्फ सोनली हम ये गायनी का अस्पताल बना दें और बाकी शोबा ज़्यादा बाहर ले जाएँ तो ये आवाम को ज़्यादा सूरत होगी। उस तरीके से उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। उसी के मुताबिक वो सारा अस्पताल बाहर शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पर रह गया। अब ये क्योंकि सिर्फ 70 बेडेड हॉस्पिटल है, 70 बेडेड का मतलब यह है कि हमारे पास डिलीवरियाँ जो आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। ये भी हॉस्पिटल के अंदर अब जाएँ तो सारे बेड फुल पड़े हुए हैं। तो उसलिए जो है इसके बारे में स्ट्रेटजी है, मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ यही है कि वो भी जो अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट जो स्ट्रेटजी बनाती है बेसिकली अवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बनाती है। जी नाज़रीन साहब, क्या इस पर बात करेंगे आप? मुख्तर देखिए, हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा अरबाब इख्तियार के आगे कि मंडी बहुदिन की आवाम के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। ये 70 बेड जो अभी मंजूर हैं, यहाँ पे 140 और लग सकते हैं। बेड की तो कोई कीमत नहीं, अगर आप पब्लिक से कहते हैं तो पब्लिक भी गवर्नमेंट को 140 बेड ख़रीद के देने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारा सबसे अहम मुतालबा था, कम अज़ कम DO मंडी बहुदिन से, CO मंडी बहुदिन से कि आप एमरजेंसी जो है उसको तो कम अज़ कम यहाँ पे बहाल करें और फ़ाल करें। देखिए, ख़वातीन हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए अस्पताल आपने मखसूस कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा आपके बेटे हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके मतलब हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उन्होंने भी दवाई लेनी है। अगर यहाँ पे एमरजेंसी होगी, वक्ती तौर पे उन्हें फ़र्स्ट एड मिल जाएगी, वो इजीली होके DHQ पहुँच सकते हैं। इंतज़ामिया ने, DC साहब ने, CO साहब ने, तमाम के तमाम लोगों ने हमारे साथ तहरीरी एग्रीमेंट करके भी, ज़ुबानी बातें करके भी इस बात से मुनरफ़ होते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत इन्वॉल्व है जो मंडी बहुदिन के अवाम को ये सहूलत मैसर नहीं होने देना चाहती। मेरे ख़्याल में मेरे यही अल्फाज यहाँ पे काफ़ी होंगे। आइंदा कोई प्रोग्राम रखेंगे तो मज़ीद इस पर बहस हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अवाम के नाम पे क्या पैगाम देंगे? जी, मैं अपने मंडी बहुदिन की आवाम जो मुझे सुन रही है, देख रही है, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ ये चैनल जो है वहाँ पे देखा जा रहा है, मैं उन तमाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि चूँकि प्रिवेंटिव सर्विसेज के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारियाँ इस तरह की हैं कि मैं जिस चीज़ को भी देखता हूँ प्रिवेंटिव के हवाले से देखता हूँ। वो क्या है? अवेयरनेस। हमें हर शख्स को अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने घर को ठीक करना चाहिए, तो ये बीमारियां हम इन पर काबू पा सकते हैं। अगर हम अपने घर को छोड़ के दूसरे घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये बीमारियां ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन जो जितने भी अवेयरनेस के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं उनको ठीक करें और बीमारी से बचने की खुद भी कोशिश करें और दूसरों को बचाने की कोशिश करें।
जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बार बार जो है वो कोशिश करें जब भी वक्त निकले हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ, कोई इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे रखें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। हमारा जो है वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे प्रोग्राम लाइव चल रहा होता है, तो आज हर बंदे के हाथ में आप समझते हैं मोबाइल है, तो इससे जो है बहुत जो है वो एक मौसर पैगाम लोगों तक पहुंच सकता है और उनको आगाही मिल सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के जो प्रोग्राम आप वक्त हमें देते रहें। तो मैं प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार साहब जो हमारे DHO हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से नवाजा। और नाज़िम साहब हैं हमारे साथ, साबिक़ सिटी नाज़िम एजाज़ अहमद जजुआ साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। तो इसी के साथ मुझे मलिक रोज़ बैर को 94 से इजाज़त दें। इंशाल्लाह इसी तरह का अगला कोई नया प्रोग्राम लेकर दोबारा भी हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।